साल 1989 की बात है। देश में नई सरकार बने एक हफ्ता भी पूरा नहीं होता है और केंद्रीय गृह मंत्री की बेटी का अपहरण हो जाता है। अस्पताल में अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद वापस घर जाते वक्त ये हुआ। किसी को कोई खबर नहीं हुई। गन पॉइंट पर एक ट्रांजिट वैन से लड़की को उतारा गया। उसका ड्राइवर भी किसी को कुछ नहीं बता पाया। तभी एक लोकल न्यूज़पेपर के ऑफिस में कॉल आता है। कॉल करने वाला कहता है, हमने देश के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण किया है। इसके बाद कॉल पर फिरौती की मांग रखी जाती है और पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस तक, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक अफरा तफरी मच जाती है। सबको मामले की संजीदगी का एहसास है, लेकिन यह भी डर है कि फिरौती की रकम देश पर कितनी भारी पड़ सकती है। किसने किया था यह अपहरण? अपहरणकर्ताओं ने फिरौती में क्या मांग लिया था और सरकार ने इसे कैसे हैंडल किया? आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 8 दिसंबर है और आज की तारीख का संबंध है एक अपहरण से। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले आपको बता दें, तारीख के इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं ललन टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं और पहले 250 लोगों में से एक होते हैं तो आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको यूज़ करना है LT50 ये कोड। कुकू एफएम ऐप भारत में पॉडकास्टिंग के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जिस पर 1000 घंटे से भी ज़्यादा का कंटेंट मौजूद है। साथ ही इस ऐप पर आपको मिलेंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियाँ, आत्मकथाएं, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स। याद रखिए, LT50 पहले 250 प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस पर ही मिलेगा। अगर आप पहले 250 में होते हैं तो बाकी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं किस्से की तरफ। कोई पूछे कि कश्मीर मांगे आज़ादी का नारा किसने लगाया, तो हाल फिलहाल के नामों से बात शुरू होगी और राष्ट्रवाद बनाम अलगाववाद पर चली जाएगी, खिंच जाएगी। लेकिन जब पहली बार कश्मीर की आज़ादी के नारे लगे, तब ऐसे नारे लगाने वालों में सबसे प्रमुख लोगों में से एक था मकबूल भट्ट, जो न तो कश्मीर के भारत में विलय पर राजी था, न पाकिस्तान में। मकबूल कश्मीर को आज़ाद रखना चाहता था। पेशावर यूनिवर्सिटी से इतिहास और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करने के बाद जब मकबूल बर्मिंघम रहने आया, ब्रिटेन की जगह है, इसी दौरान उसने एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा JKLF, यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। 1966 में मकबूल जब कश्मीर आया तो यहाँ उसकी पुलिस से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में मकबूल का साथी औरंगजेब मारा गया और मकबूल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर अमरचंद भी शहीद हुए थे इस हमले में। मकबूल पर कोर्ट में मामला चला और फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन 2 साल बाद मकबूल जेल से फरार हो गया। साल 1971 में एक भारतीय हवाई जहाज F-27 को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया गया। इसका भी मास्टरमाइंड मकबूल निकला। भारत के दबाव पर मकबूल को पाकिस्तान ने गिरफ्तार तो किया, लेकिन मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इसी लॉजिक पर पाकिस्तान ने 1974 में मकबूल को रिहा भी कर दिया। रिहा होने के बाद मकबूल JKLF का मिशन दिमाग में लिए वापस कश्मीर आया, लेकिन यहाँ एजेंसी पहले से अलर्ट पर थी और इसीलिए मकबूल को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। फांसी की सज़ा उसके लिए पहले से मुकर्रर थी, जिस पर मकबूल ने दया याचिका डाली और उसे राष्ट्रपति ने ठुकरा दिया। मकबूल तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन JKLF मकबूल की रिहाई चाहता था। दबाव बनाने के लिए JKLF ने बर्मिंघम में भारतीय डिप्लोमेट रविंद्र म्हात्रे का अपहरण किया। जब सरकार नहीं झुकी तो 6 फरवरी 1984 को JKLF ने रविंद्र म्हात्रे की हत्या कर दी। पानी अब चूंकि सर के ऊपर से जा चुका था, तो 11 फरवरी को मकबूल को भी भारत सरकार ने फांसी दे दी। मकबूल का किस्सा तो खत्म हो गया, लेकिन JKLF का खेल अभी बाकी था। नीलकंठ गंजू, कश्मीरी पंडित और जज, वही जज जिन्होंने मकबूल को फांसी की सज़ा सुनाई थी। JKLF ने अपने फाउंडर की फांसी का बदला लिया और 4 नवंबर 1989 को नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी। नीलकंठ की लाश घंटों सड़क पर पड़ी रही। इधर कश्मीरी पंडितों के खिलाफ कश्मीर की आवाम में अलगाववादियों ने जहर घोलना शुरू कर दिया। आम लोग भी अब JKLF के पक्ष में खड़े होने लगे। इन सारी घटनाओं से JKLF की हिम्मत बढ़ गई थी। मकबूल भट्ट की जगह अब अशफाक वनी और यासीन मलिक जैसे लोग JKLF को कमांड कर रहे थे। बिट्टा कराटे जैसे अच्छे निशानेबाज लड़ाके थे, जो दसियों कश्मीरी पंडितों और कई मुसलमानों को मौत के घाट उतार चुके थे, जिन्हें वो कोलैबोरेटर मानते थे। मकबूल भट्ट प्रकरण के बाद JKLF को लगा कि कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है। मकबूल की रिहाई की कोशिशों से JKLF सरकार से नेगोशिएट करना सीख गई थी। उनको पता था कि कौन से प्रेशर पॉइंट्स को कहाँ दबाने से कौन सा लीवर चलता है। हालांकि उस वक्त सफल नहीं हुआ था वो इस सब में, लेकिन इस बार 20 आतंकियों की रिहाई के बदले बतौर हॉस्टेज थी रूबिया सईद, विश्वनाथ प्रताप सिंह की 6 दिन पुरानी सरकार में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी।
तारीख थी 8 दिसंबर 1989, यानी आज का ही दिन। वीपी सिंह की सरकार को सत्ता संभाले अभी हफ्ता भी नहीं बीता था। दोपहर करीब 3 बजे देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्रालय में पहली बार अधिकारियों से रूबरू हो रहे थे। ठीक उसी वक्त उनकी बेटी रूबिया सईद अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद ललत हॉस्पिटल से निकली। एमबीबीएस का कोर्स पूरा करने के बाद इसी हॉस्पिटल में रूबिया इंटर्न थी। उस रोज हॉस्पिटल से निकलकर रूबिया एक ट्रांजिट वैन में सवार होती हैं। वैन का नंबर था JFK 677। वैन लाल चौक से श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम की तरफ जा रही थी। रूबिया जैसे ही चांदपुरा चौक के पास पहुंची, वैन में सवार 3 लोगों ने गन पॉइंट पर वैन को रोक लिया और रूबिया सईद को वैन से नीचे उतार कर सड़क के दूसरी तरफ खड़ी नीले रंग की मारुति कार में बैठा लिया गया। उसके बाद मारुति कार कहां गई किसी को नहीं पता। इस अपहरण का आरोप लगा अशफाक वानी और यासीन मलिक पर। अशफाक JKLF से जुड़ने से पहले एथलीट हुआ करता था, लेकिन बाद में उग्रवादी हो गया। कहा गया अशफाक ही गृह मंत्री की बेटी रूबिया की किडनैपिंग का मास्टरमाइंड था। किडनैपिंग से पहले उसने मुफ्ती के घर और अस्पताल की रेकी भी की थी। अपहरण के बाद लोकल लेवल पर किसी ने कोई सूचना नहीं दी, न बस के ड्राइवर ने किसी से कुछ कहा। 2 घंटे बाद करीब 6 बजे JKLF के जावेद मीर ने एक लोकल अखबार को फोन करके जानकारी दी कि हमने भारत के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण कर लिया है। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक गहमागहमी मच गई। पब्लिक डोमेन से कहीं ज्यादा सत्ता के गलियारों में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार व्यक्ति अपनी ही बेटी की सुरक्षा में नाकाम रहा था। पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस यूनिट्स तक बैठकों का दौर शुरू हुआ। अब बारी थी JKLF की तरफ से डिमांड आने की। वही पुराना शगल, JKLF की तरफ से रूबिया को छोड़ने के बदले 20 आतंकवादियों के नाम सरकार को भेज दिए गए। गृह मंत्री की बेटी के बदले सभी की रिहाई की मांग थी। नेगोशिएशन का दौर चला और मांग 20 की जगह 7 आतंकवादियों की रिहाई पर आकर मुकर्रर हुई। सरकार के अंदर खाने 2 रास्तों पर बात चल रही थी कि मिलिट्री एक्शन लिया जाए या फिर आतंकियों की रिहाई की मांग मानी जाए। लेकिन रूबिया सईद की सुरक्षित रिहाई कैसे हो, सारी कवायद का सेंटर पॉइंट यही था। मध्यस्थता के लिए कई चैनल्स बना लिए गए। ऐसे मानिए कि 3 टीम्स थी। एक चैनल थे श्रीनगर के जाने माने डॉक्टर AA गुरु। दूसरा चैनल 3 लोगों का बनाया गया, पत्रकार जफर मिराज, अब्दुल गनी लोन की बेटी शबनम लोन और अब्बास अंसारी। और तीसरे चैनल में थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोतीलाल भट्ट और एडवोकेट मियां कयूम। 5 दिन बीत चुके थे। सभी चैनल्स अपनी अपनी कोशिशें कर रहे थे। 8 दिसंबर से शुरू हुआ बैठकों का दौर 13 दिसंबर तक पहुंच चुका था। ये सियालकोट में भारत और पाकिस्तान के बीच चौथे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच का चौथा दिन था। 3 टेस्ट यूं भी ड्रॉ हो चुके थे और इस मैच में भारत की हालत पतली थी। लेकिन क्रीज पर एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू और दूसरी तरफ 16 साल का नौजवान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर था। दोनों पूरा दिन निकाल ले गए और मैच को 5वें दिन तक खींच लिया। दुनिया पहली बार उस दिन सचिन की जीवटता से रूबरू हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ वीपी सिंह की सरकार के जीवट का इम्तहान भी चल रहा था, क्योंकि अब तक रूबिया सईद किडनैप करने वाले आतंकियों के चंगुल में ही थी। 13 दिसंबर 1989 की सुबह दिल्ली से फॉरेन मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल और सिविल एविएशन मिनिस्टर आरिफ मोहम्मद खान को श्रीनगर भेजा गया। एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला लंदन से श्रीनगर लौटे थे। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला की मुलाकात दोनों केंद्रीय मंत्रियों से हुई। रूबिया की रिहाई पर बात हुई। फारूक अब्दुल्ला ने तब कहा था कि वो आतंकियों को छोड़ने पर राजी नहीं है, लेकिन आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। 13 दिसंबर की दोपहर तक सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच समझौता हो गया। समझौते के तहत 5 आतंकवादियों को रिहा किया गया और बदले में कुछ ही घंटे बाद लगभग 7:30 बजे रूबिया को सोनभद्र स्थित जस्टिस मोतीलाल भट्ट के घर सुरक्षित पहुंचा दिया गया। रूबिया करीब 122 घंटे बाद रिहा हुई थी। 13 दिसंबर की रात करीब 12 बजे विशेष विमान से रूबिया सईद को दिल्ली लाया गया। हवाई अड्डे पर पिता मिले तो भावुक लगे। आवाज़ थरथराई हुई थी उनकी और चेहरे पर तनाव साफ था। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने तब कहा था कि एक पिता के तौर पे मैं खुश हूँ, लेकिन एक नेता के तौर पे मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। किडनैपिंग नहीं होनी चाहिए थी। उधर कश्मीर में आम जनता खुशी के उन्माद में थी। यह खुशी देश के गृह मंत्री की बेटी या कश्मीर की बेटी की रिहाई की नहीं थी, बल्कि रिहा किए गए 5 आतंकवादियों के लिए थी। श्रीनगर की सड़कों पर नारे लग रहे थे, हम क्या चाहते आज़ादी, कश्मीर मांगे आज़ादी, और जो करे खुदा का खौफ वो उठा ले क्लानिशकोफ। ये नारे थे।
इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड अशफाक वनी था, जिसे कुछ ही महीने बाद 31 मार्च 1990 को एक एनकाउंटर में मार गिराया गया। जो 5 आतंकवादी रिहा किए गए थे उनमें से एक शेख हमीद भी नवंबर 1992 में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मार दिया गया। शेर खान, जो पाक अधिकृत कश्मीर का रहने वाला था, 2008 में उसकी संदिग्ध हालत में मौत हुई। 2 और रिहा हुए आतंकवादी जावेद अहमद जरगर और नूर मोहम्मद कलवल को दूसरे मामलों में 12 साल के लिए जेल में भेजा गया, जबकि एक अल्ताफ भट्ट रिहाई के बाद से कश्मीर में पूरी तरह अपने धंधे में लग गया, रिहेबिलिटेट हो गया, इसलिए हमने इसे आतंकी नहीं कहा। गृह मंत्री की बेटी का अपहरण आम बात नहीं थी। इस पर कई किताबें लिखी गई, जिनमें से 2 प्रमुख हैं। रूबिया सईद के अपहरण के वक्त नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के महानिदेशक थे वेद मारवा। उन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम था अनसिविल वॉर्स, द पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। इस किताब में रूबिया सईद के अपहरण के बाद सरकार की अप्रोच कैसी रही, इस पर डिटेल से लिखा गया है। वेद मारवा के मुताबिक पूरे मामले पर मुफ्ती मोहम्मद सईद उस वक्त ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर VP सिंह ने इस मामले की पूरी जिम्मेदारी वाणिज्य मंत्री अरुण नेहरू को सौंप रखी थी। नेहरू ही पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। वेद मारवा के मुताबिक सरकार की अप्रोच सही नहीं थी। अपहरणकर्ताओं से बातचीत के 1 से ज्यादा चैनल खोल लिए गए थे और सभी लोग सिर्फ इस कोशिश में लग गए थे कि रूबिया सईद की रिहाई उनके चैनल से हो। इसी का फायदा अपहरणकर्ताओं ने उठाया और 5 आतंकवादियों को रिहा करवाने में कामयाब भी रहे। दूसरी किताब है अलगाववादी नेता हिलाल वार की। इस किताब का नाम है ग्रेट डिस्क्लोजर, सीक्रेट अनमास्क्ड। हिलाल वार ने अपनी किताब में मुफ्ती मोहम्मद सईद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने गृह मंत्री रहते हुए खुद अपनी बेटी रूबिया सईद के अपहरण की साजिश रची और आतंकवादियों को छुड़वाया, जिसके बाद कश्मीर के हालात बिगड़ते ही गए। हिलाल वार ने अपनी किताब में रूबिया सईद के बदले आतंकवादियों की रिहाई के बाद के घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया है। हिलाल वार के मुताबिक कश्मीर को अस्थिर करने का ब्लूप्रिंट बहुत पहले तैयार किया जा चुका था, लेकिन इसे पूरी तरह अमल में 13 दिसंबर 1989 के बाद लाया गया। 90 के दशक में छिटपुट वारदातों को छोड़ दिया जाए तो घाटी के हालात ठीक ठाक थे। वार के मुताबिक रूबिया सईद की किडनैपिंग महज एक ड्रामा थी, जिसे सियासी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रचा गया और इसके बाद कश्मीर के हालात बिगड़ते ही गए। हिलाल कहते हैं कि रूबिया के अपहरण की साजिश कामयाब होने के बाद से कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ती हैं। रूबिया का अपहरण एक शुरुआत थी, असली सिलसिला इसके बाद शुरू होता है। सही भी है बात, क्योंकि इसी घटना के बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर मुशरुल हक और उनके सेक्रेटरी अब्दुल गनी का अपहरण हुआ। आरोप लगा स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट पर। इसके बाद JKLF ने HMT के जनरल मैनेजर HL खेड़ा को किडनैप किया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दुरईस्वामी को भी किडनैप किया गया। इसके पीछे हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ था। कश्मीर के हालात और बिगड़े और साल 1999 में कंधार हाईजैक कांड हुआ और साल 2001 में संसद पर हमला। आतंकी हमले और किडनैपिंग या हाईजैकिंग दोनों ही आतंकी घटनाएं हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। इतिहास में हुई घटनाओं से पता चलता है कि किडनैपिंग या हाईजैकिंग का उपयोग आतंकवादियों की रिहाई के लिए किया जाता रहा है और इसमें डाइकोटोमी ये है कि अगर एक बार आपने आतंकवादियों की मांगे मान ली तो उन्हें अपने साथियों की रिहाई का एक कारगर तरीका मिल जाता है। इन परिस्थितियों को वही लोग समझ सकते हैं जो इसकी जद में आते हैं। उन पर क्या बीतती है वही जानते हैं। इसीलिए ये कह देना कि अगवा किए गए लोगों को छुड़ाने के प्रयास न किए जाएं, किसी को न छोड़ा जाए, नेगोशिएट न किया जाए, असंवेदनशीलता होगी। हमारा कोई अपना अगर किडनैप होगा तब हमें पता चलेगा कि सरकार को कैसे बिहेव करना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर निश्चित किया जाना चाहिए कि इन मामलों में सरकार की एक निश्चित पॉलिसी हो, ताकि किसी के साथ विशेष व्यवहार या पक्षपात ना हो। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शिवेंद्र गौरव ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त विजय ने। देखते रहिए द ललन टॉक।